चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का। और आज के वॉल्यूम 4 के टेस्ट के डिस्कशन में बहुत लाजवाब प्रश्न है बच्चे। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। जो भी आपको साइंस के जो भी आपको अभी देंगे, एग्जाम देंगे, किसका जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसका, या जो मेंस देंगे बच्चे, उसके लिए भी ये सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा बार काय किसमें अनुपस्थित होता है। देखिए अपने आप में ही लाजवाब प्रश्न है बच्चे। अब बार काय किसमें अनुपस्थित होता है नहीं पता होगा तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चे। सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिए, इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। ये एक्चुअली मेल होता है और उसमें आपको एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी मेल बिहेव करेगा सुपर मेल की भांति। और देखिए इसमें आपको एक महिला जैसा गुण पाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महिला जैसा गुण पाया जाता है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होगी, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे। टर्नर सिंड्रोम में याद रखना बेटा, इसमें 44 प्लस एक्स नॉट होता है, यानी महिलाएं होंगी और उसमें एक क्रोमोसोम का अभाव होगा, एक सेक्स क्रोमोसोम का अभाव होगा। 44 प्लस एक्स नॉट ही क्रोमोसोम होंगे बच्चे। कुल मिलाकर के 45 ही गुणसूत्र होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। मानव मादा, ठीक बच्चे, मानव मादा क्या हो रहा है तो बच्चे इसमें आपको पता है XX क्रोमोसोम होगा, 22 प्लस XX, यानी कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं बच्चे। बार का है, अब आप वर्ड यूज कीजिए। बार का होता क्या है तो बार का है, ठीक है, आपको टर्नर सिंड्रोम में अनुपस्थित होगा। याद रखना बच्चे, ठीक है। बार का है क्या होता है तो ठीक है, आपका ये एक्स क्रोमोसोम होता है, कंप्लीट XX क्रोमोसोम को हम बार का कहते हैं बच्चे। और याद रखिए XX मतलब क्या हुआ तो बच्चे ये क्या है तो XX, ठीक है, XX क्रोमोसोम है, XX गुणसूत्र है और यह आपको पता है महिला गुणसूत्र है और इसमें ये X क्रोमोसोम का अभाव होता है। इसीलिए टर्नर सिंड्रोम में कुल मिलाकर के 45 गुणसूत्र होते हैं और याद रखना है इसमें बार का अनुपस्थित होता है। एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसे ही बार का आप कहते हैं। बार का याद रखना बच्चे, स्तनधारियों में ठीक है आपको दैहिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है जो कि निष्क्रिय होता बच्चे, निष्क्रिय होगा, कंप्लीट निष्क्रिय होगा। उसको हम क्या कहते हैं तो बार काय कहते हैं। याद रखिएगा, बार बॉडी, इस तरह का प्रश्न इस बार आपको पूछा गया था, ठीक है, BSSC में, तो इसीलिए इसको सेट किया गया है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। देखिए क्या क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैंने कहा, बार का यानी ये दैहिक गुणसूत्र होगा और ये एक्स गुणसूत्र होगा जो ठीक है निष्क्रिय होता है बच्चे। इसमें देखिए आउट हो गया कुल मिलाकर के, ठीक है। ये महिलाएं टर्नर सिंड्रोम में महिलाएं होती हैं जिसमें एक गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र की कमी होगी जिसकी वजह से महिला पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइनफेल्टर में मैंने आपको बताया कि आपको 47 गुणसूत्र होते हैं और 44 मेल होगा और मेल में एक एक्स गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाएगा जिसकी वजह से ठीक है आपको जो आपको पुरुष होगा उसमें महिलाओं जैसा गुण, वो महिलाओं जैसा बिहेव करेगा बच्चे। तो इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन ठीक है उपस्थित होता है। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है बच्चे। माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं में आपको पता होगा कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या है तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है किसको, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। इसे PPLO भी कहते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं बच्चे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। और बच्चे कह रहा पेप्टिडोग्लाइकेन उपस्थित होता है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, एकदम याद रखिए बेटा, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, देखिए कितना लाजवाब है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति यही बना होता है, कोशिका भित्ति ये बना होगा पेप्टिडोग्लाइकेन का। एकदम ध्यान में लिख लीजिएगा इसको, पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं, ग्लाइकेन के बने होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है बच्चे, एकदम याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है। और बच्चे
जितने भी पौधे हैं, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहां देखिए, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी। बहुत सारे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा। और कुछ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है आपको। बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं। यहां देख लेते हैं अब एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं बेटा। यहां देखिए, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त होता है? बच्चे, कोकीन या कोकेन बोला जाता है। और याद रखिए, देखिए, ठीक है, एरिथ्रोजाइलम, ठीक है, कोका, ठीक है, इसी से प्राप्त होगा। डिजिटेलिस, ठीक है, आर्टेमिसिया और इफेड्रा एकदम डिफरेंट है बच्चे। इफेड्रा से क्या प्राप्त होगा? इफेड्रीन। ध्यान में रखिएगा, इफेड्रीन ये क्या होता है? कफ सिरप प्रदान करता है बच्चे। सर्दी, खांसी इत्यादि में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। सर्दी, खांसी इत्यादि में इसका उपयोग करेंगे। कैफेड्रीन, 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 बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैफेड्रीन, तो ये ध्यान में आपको रखनी है। बार बार आपसे यहां पर प्रश्न पूछेगा, याद रखिए बेटा, बार बार यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कोकेन किससे प्राप्त होता है? तो कोकेन जो है बच्चे एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है। और ये एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होगा कोकीन। याद रखिए बच्चे, ठीक है, आपको एरिथ्रोजाइलम कोका नामक पौधे से प्राप्त होता है। कौन? तो कोकेन बच्चे, कोकेन। आपको पता होगा, ठीक है, बहुत सारे मॉर्फिन, कोकेन, ये सब जो है, ये सब सभी, ठीक है, आपको नार्कोटिक्स ड्रग्स है बच्चे, नार्कोटिक्स ड्रग्स है। कोकेन अफीम के समान ही नशीला पदार्थ है। कोकेन मेथिल, याद रखिए बच्चे, मेथिल बेंजियो क्लाइकोगेन है। मेथिल, ठीक है, बेंजाइलो, ठीक है, क्लोनाइन से प्राप्त होता है बच्चे, ये एल्कोलाइड है। जबकि अफीम किससे प्राप्त होगा? तो अफीम प्राप्त होता है किससे? तो पेपेवर सेमनीफेरम से। याद रखिएगा, पेपेवर सेमनीफेरम से प्राप्त होगा। सेमनीफेरम से प्राप्त होता है, तो एकदम ध्यान में रखना बच्चे। अफीम किससे प्राप्त होगा? तो पेपेवर सेमनीफेरम से प्राप्त होता है। इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त होता है। डिजिटेलिस से बच्चे, डिजिटेलिस से जो है आपको ये प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर, बच्चे कैंसर है। कैंसर क्या है? तो उत्तकों, याद रखना, उत्तकों की असामान्य वृद्धि, उत्तकों की असामान्य वृद्धि को हम क्या कहते हैं? असामान्य वृद्धि को हम क्या कहेंगे? तो कैंसर कहते हैं। याद रखना बच्चे। और बच्चे यहां देखिए, इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन जो है, आपको पता है कि यह बीटा सेल से निकलता है। किसके? तो पेनक्रियाज के। और यह रक्त शर्करा का नियंत्रण नियमन करेगा बच्चे। फिर देखिए, इंटरफेरॉन, मैंने बार बार कहा है कि जब आपके शरीर पर, ठीक है, विषाणु अटैक करता है, तो एक विशेष प्रकार का पदार्थ आपकी कोशिकाएं या आपके उत्तक जो है स्रावित करता है, जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं बच्चे। ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, TSH और TSH और HGH, ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या कहा जा रहा है? कह रहा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि इंटरफेरॉन ही है। याद रखना, इंटरफेरॉन ही है। मनुष्य में 3 तरह के इंटरफेरॉन पाए जाते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा। बच्चे एकदम याद रखिएगा, सामान्यतया प्राकृतिक रूप से इंटरफेरॉन अल्फा एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकों द्वारा मनुष्य में संक्रमण या कैंसर उत्पन्न होने पर प्रतिरोधक के रूप में उत्पन्न होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। HGH बच्चे, ये ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है बच्चे। आपको पता होगा कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, तो प्रथम जो सप्ताह होता है वहां पर क्या होगा? तो यही, ठीक है, आपको ह्यूमन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बाहर निकलता है। और यह आपको क्या करता? बताता है कि महिलाएं गर्भवती है या नहीं है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में ठोसों में चालकता का सही क्रम क्या है? तो बच्चे, ठोस में चालकता का क्रम बोल रहा है, सबसे अधिक, ठीक है, धातु होगा। उसके बाद क्या होगा? अर्धचालक होगा बेटा। क्या होगा? अर्धचालक होगा। और उसके बाद क्या होगा?
तो बच्चे ठीक है आपको याद रखिए कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक होगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे अधिक चालकता किसकी? तो धातु का। उसके बाद क्या? तो बच्चे कुचालक का। उसके बाद देखिए क्रम में कैसे कैसे लफड़ा किया है। तो के धातु, के अर्धचालक, याद रखिए ये होगा बी नंबर आंसर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक किसका होता है? तो धातु का होगा, सर्वाधिक धातु का। उसके बाद क्या होगा? तो आपको ठीक है याद रखिए अर्धचालक का होगा। उसके बाद क्या होगा? तो बच्चे आपको याद रखना है, उसके बाद कुचालक का होगा, कुचालक का होगा। तो के कुचालक हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होगा? तो आपको ठीक है धातु का होता है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। ओ यहां देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी है बच्चे, ये ठीक है ज्यादा हो गया ना, तो के का सबसे ज्यादा, याद रखिए धातु का सबसे ज्यादा किससे? कुचालक से। लेकिन कुचालक का कम होगा किससे? अर्धचालक से। ये आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा बेटा। तो इसको इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार एग्जाम में, तो उसी पैटर्न पर सेट किया गया प्रश्न बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए धातु की चालकता 10⁴ से 10⁷ ठीक है के बीच होता है बच्चे। 10⁴ से 10⁷ के बीच होगा। अर्धचालक का कितना होगा? तो 10⁻⁻6 से, याद रखिए 10⁻⁻6 से 10⁻, ठीक है आपको 4 के आसपास होता है अर्धचालक का। और कुचालक का कितना होगा बेटा? तो कुचालक याद रखिए 10⁻⁻20 से -10 के बीच होता है, -20 से 10⁻⁻10 के बीच होता है। तो ये चालकता का क्रम है बच्चे, चालकता। और किसका है ये? तो ये धातु का है। और फिर क्या है? तो आपको अर्धचालक का है। फिर क्या है? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो गया? तो आपको ठीक है धातु का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक है आपको चालकता को हम पर ओम पर मीटर में मेजर करते हैं, पर ओम पर मीटर में, पर ओम पर मीटर में मेजर करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिक्रिया ए बी पर विचार कीजिए। कोई बात नहीं, कर लेंगे विचार, ठीक है। अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों को ही सांद्रता समय के साथ चर घातांक से बढ़ती है। और अच्छी बात है, निम्न में से कौन सा चित्र अभिक्रियाओं और उत्पादों की सांद्रता के समय के साथ परिवर्तन की सही व्याख्या करता है? बच्चे ए प्लस बी बन गया क्या? ए बी बन गया। ध्यान में रखिएगा, यह अभिकारक है। अभिकारक ने आपको अभिक्रिया के उपरांत क्या बना लिया? प्रतिफल का निर्माण किया, प्रतिफल का निर्माण किया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अभिक्रिया के उपरांत क्या बना लिया? प्रतिफल का निर्माण किया। और याद रखिए बच्चे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पता होगा यहां क्या कह रहा है कि अभिक्रिया ए बी पर विचार कीजिए, ए बी पर विचार कीजिए। अच्छी बातें कर लेंगे, ठीक है। सांद्रता समय के साथ क्या होगा? तो यहां देखिए अभिक्रिया ए बन गया बी, ऐसा है, ये नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए, क्या कह रहा है, ठीक है, कि बच्चे ए बी पर विचार कीजिए, ऐसा है। ये थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया है यहां पर, ठीक है। तो ये ऐसे है और ऐसे है, ये अभिक्रिया बच्चे, ठीक है। आपको ए और बी ये बन गया, ठीक है, ए और बी बन गया, है ना। अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बच्चे, ये अभिकारक है रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट्स का याद रखना है, रिएक्टेंट्स का सांद्रण कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है? तो समय के साथ घटेगा, समय के साथ क्या होता है? घटता है। और ठीक है प्रोडक्ट का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है बच्चे, समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। एकदम याद रखिए बच्चे, सांद्रण जो है वह अभिकारकों का सांद्रण समय के साथ घटेगा, प्रतिफलों का सांद्रण समय के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये देखिए सांद्रण घट रहा है, घट बाबू। और ये देखिए सांद्रण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। यहां देखिए सांद्रण क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है बच्चे। यहां देखिए अभिकारकों का सांद्रण समय के साथ क्या हो रहा है? ये सांद्रण, ये देखिए सांद्रण, ये ना ये ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिए क्या हो रहा है, ये तो सही है लेकिन ये जीरो नहीं है बच्चे, जीरो के बाद से है, जीरो होना चाहिए था। ये देखिए अभिकारक का सांद्रण ये समय के साथ घट रहा है, ठीक है। और ये प्रतिफलों का सांद्रण जीरो से स्टार्ट होगा बच्चे और ये बढ़ेगा। तो ये आपका आंसर होगा। बेहतर आंसर क्या है? तो बी नंबर आपका आंसर है। ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए ये क्या है बच्चे, दिए गए कथनों पर एवं परिघटनाओं में कौन सुमेलित है? परिक्षेपित माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करता है। बच्चे आपको पता होगा कि कोलाइड पर बात कर लेते हैं। किस पर बात करते हैं? कोलाइड। कोलाइड के कितने भाग? तो कोलाइड के 2 भाग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक होता है क्या? तो परिक्षिप्त माध्यम होता है।
दूसरा क्या होता है बच्चे, तो परिक्षिप्त कण होता है, परिक्षिप्त कण होता है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, परिक्षिप्त कण भी होगा। एक होता है डिस्पर्स्ड मीडियम, दूसरा होता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए इस पर हम लोग विस्तार से विचार करते हैं। इस क्वेश्चन पर कह रहा है कि परिचित माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करता है। ठीक है बच्चे, परिचित माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। आपको पता होगा कि जब किसी कोलाइड के कितने भाग, ठीक है बच्चे, एक पदार्थ लेते हैं, दूसरे पदार्थ को उस पर क्या करते हैं, छितिर बितिर कर देते हैं, तो बनने वाला पदार्थ जो है वह कोलाइड कहलाता है। और कोलाइड के उदाहरण आपको मैंने कई बार बताया, सोल रक्त जो है कोलाइड है। ठीक है बच्चे, ठीक है, दूध पायस कोलाइड है। फिर आपको बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो कोलाइड है बच्चे, जैसे बादल ले लीजिए, जैसे धुआं ले लीजिए, ये सभी कोलाइड है बच्चे। तो क्या होगा, परिक्षिप्त माध्यम में जैसे ही कोलाइड को गति कराएंगे तो आपको जब हम परिक्षिप्त माध्यम को हम विद्युत क्षेत्र में गति कराएंगे तो अपने आप, ठीक है, परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षिप्त कण पर आवेश उत्पन्न हो जाता है बच्चे, आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसे ही वैद्युत परासरण कहते हैं, वैद्युत परासरण कहते हैं। यानी एक का एक नंबर आपका सही है। अब देखिए, विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से, ठीक है, पार होकर, बच्चे आपको पता होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, तो विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग, दो भाग होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलय बच्चे। ठीक है, जैसे ही विलयन को किसी विद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे या किसी क्षेत्र से गुजारेंगे तो, ठीक है बच्चे, क्या होगा, ये अर्धपरागम्य झिल्ली से तो विलायक तो गुजरेगा लेकिन विलय को गुजरने नहीं देगा, वो यहां एकत्रित हो जाएगा। ऐसी झिल्ली को अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। कौन सा झिल्ली कहेंगे, अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। और बच्चे, इस घटना को हम प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहां पर देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, यानी आपको ए तो सही था लेकिन आपका यहां देखिए क्या हुआ बच्चे, बी जो है विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से पार होकर, ठीक है, गमन करते वैद्युत कण संचलन, ये गड़बड़ है बच्चे। आवेशित कण, ठीक है, लगाए गए, ध्यान दीजिएगा, आवेशित कण लगाए गए विद्युत विभव के प्रभाव के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करता है और इसे ही विद्युत कण संचलन कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। और विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाते हैं, इसको हम परासरण कहते हैं। यानी हायर कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, इसे हम परासरण कहते हैं बच्चे, ऑस्मोसिस कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से। ये देखिए सब अपने आप में लाजवाब है। परिक्षिप्त माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करता है, इसको वैद्युत परासरण कहते हैं। ये केवल आपका सही है बच्चे। फिर देखिए ये गलत हो गया क्योंकि हमने इसे क्या कहा, प्रतिलोम, रिवर्स ऑस्मोसिस होना चाहिए बच्चे, नहीं है। ठीक है, विद्युत कण संचलन है। आवेशित कोलाइडी कण लगाए गए विद्युत विभव के प्रभाव से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करता है, इसे हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर जाते हैं, इसे हम परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और यहां हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आपको संचरण होता है, इसीलिए केवल और केवल सही हो गया। कौन, ए नंबर हो गया, केवल ए सही है। तो बच्चे देखिए इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। चलिए, विद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग निम्न में से किस धातु के शुद्धिकरण में किया जाता है। विद्युत अपघटन, मैंने बार बार आपको बताया है कि बच्चे याद रखना है आपको, बार बार मैंने कहा है कि देखिए जो क्रियाशील धातु होगा, क्रियाशील धातु, ठीक है, उसको हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम अलग करेंगे। क्रियाशील धातु विद्युत अपघटन विधि द्वारा, ठीक है, हम क्या करेंगे, निष्कर्षित करते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा, अपघटन विधि द्वारा निष्कर्षित करते हैं, विधि द्वारा निष्कर्षित करेंगे बच्चे, एकदम याद रखना है आपको। बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा, निष्कर्षित करते हैं किस विधि द्वारा, तो आपको विद्युत अपघटन विधि द्वारा। और यहां क्रियाशील धातु कौन है बच्चे, क्रियाशील धातु कौन है, तो आपको यहां देखिए, ठीक है, जर्कोनियम, टाइटेनियम, जिंक, Hg, बच्चे सबसे अधिक क्रियाशील हो गया जिंक, और कॉपर को भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा आपको इसको करेंगे जनरली, ठीक है। आपको जर्मेनियम का निष्कर्षण हम लोग करते हैं जोन परिष्करण विधि द्वारा, ध्यान में रखिए बच्चे, जोन परिष्करण विधि द्वारा करते हैं। तो ये याद रखनी है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये जर्कोनियम है बच्चे, जर्कोनियम का उपयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, आपको उत्सर्जित अल्फा बीटा गामा किरणों के अवशोषण में करवाते हैं बच्चे। टाइटेनियम, ठीक है बच्चे, रणनीतिक धातु इसे कहा जाता है।
जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों जो है दोनों आपको अर्धचालक है, दोनों क्या होगा, अर्धचालक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां आंसर हो जाएगा कौन, कॉपर और जिंक को विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा हम परिष्कृत करते हैं, निष्कर्षित करते हैं अयस्कों से। नेक्स्ट देखते बेटा, कारण निम्न अम्लों में कौन प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि ये देखिए इस बार क्वेश्चन पूछा था आपको कि लैक्टिक अम्ल प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। तो लैक्टिक अम्ल तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। ये आपको इस बार का क्वेश्चन था बच्चे। यहां देखिए मैलिक अम्ल जो है प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, मैलिक अम्ल जो सेब में पाया जाता है यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, यह आपको ज्यामितिक समावयवता प्रदर्शित करता है, ज्यामितिक समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये समावयवता क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है। बच्चे आइसोमेरिज्म कहते हैं कि रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, और यदि संरचना सूत्र में भिन्नता आपको क्या होगा, बायां का दाया, दाया का बायां, यानी आपको क्या होगा, ऑप्टिकल हो बच्चे, ऑप्टिकल हो। तो ऐसे आइसोमर को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। जबकि आपको लैक्टिक अम्ल, जबकि आपको अल्फा एमिनो अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ये सभी जो है आपको क्या होगा, तो यह बायां का ये कि लेफ्ट का राइट इमेज में चला जाता है और राइट का किस में चला जाता है, लेफ्ट में। इसीलिए ये अल्फा जो है सिस और ट्रांस, ये जो है सिस और ट्रांस, लैक्टिक जो है सिस और ट्रांस के फॉर्म में होता है, जबकि मैलिक अम्ल आपको सिस और ट्रांस के फॉर्म में नहीं होगा। एकदम नोट डाउन कर लीजिए बेटा, लैक्टिक अम्ल आपको दूध या दही में खट्टा, बच्चे अमीनो अम्ल प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन एमिनो अम्ल का बना होता है और टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो ये तो सिंपल बात होगा, लेकिन प्रकाशीय समावयवता मैंने क्या कहा कि ये जो है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट चला जाएगा, सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन करता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी आकृति पिरामिडीय होती है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। आपको पता है मिथेन की आकृति टेट्राहाइड्रल होती है ना, त्रिकोण, ये क्या होगा, टेट्राहाइड्रल, चतुष्कोणीय होता है या चतुष्फलकीय होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और SO4 PF3 BF3 बच्चे, BF3 ठीक है, sp2 संकरित होता है। BF3 आपको, PF3 आपको क्या होगा, PF3 आपको क्या होगा, तो यहां पर BF3 बोलिए, बोरोन, ठीक है, बोरोन टेट्राफ्लोराइड, यह जो है त्रिकोणीय समतलीय होता है, त्रिकोणीय समतलीय आकृति होता है BF3 का त्रिकोणीय समतलीय आकृति होता है। देखिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए कैसे आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बहुत लाजवाब तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मीथेन है, सबसे पहले क्या कीजिए कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। देखिए कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, ठीक है, 4 होता है क्योंकि एक कार्बन है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो प्लस 1 गुना 4, क्योंकि हाइड्रोजन के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 होगा, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यदि ध्यान दीजिए बच्चे, यदि ठीक है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 8 के बीच में हो तो भागा देंगे किससे, तो बच्चे 2 से 8 के बीच में हो तो भागा देंगे, 2 से 8 तक हो तो भागा देंगे किससे, तो 2 से भागा देंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर देन 8 हो तो भागा किससे देंगे, तो 8 से देंगे बेटा। तो यहां देखिए 8 से भागा, 8 को 2 से भागा दे दीजिए, कितना हुआ, 4 हो गया। अगर 1 आता है भागफल बच्चे, तो आपको क्या होगा, भागफल का योगफल 1 आएगा, तो आपको 1 तो नहीं 2 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बच्चे sp में आकार लीनियर होगा, sp2 में त्रिकोणीय समतलीय होगा, sp3 में टेट्राहाइड्रल होगा। तो बच्चे यहां देखिए इसका आकृति मैंने चतुष्कोणीय लिखा है, टेट्राहाइड्रल। जरा इस पर बात कर लेते हैं, SO4 पर। बच्चे BF3 पर भी बात कर लीजिए, ठीक है, हमको यहां से निकालना है BF3। तो बोरोन देख लीजिए, बोरोन का कितना होगा, तो 2 और 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे आपको पता है कि आपका जो फ्लोरीन है उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 होते हैं बच्चे। तो 7 गुना 3 कर दीजिए, 21 3 24 हो गया। 24 को भागा देंगे 8 से, तो 8 3 24, 3 आ गया
3 अगर हो तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडेशन होगा तो त्रिकोणीय समतलीय आकृति होगा, त्रिकोणीय समतलीय आकृति होगा, त्रिकोणीय समतलीय आकृति होगा। देखिए कितना लाजवाब मैंने तरीका बताया है। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चे, ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो गया तो आप क्या करेंगे, तो उस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर संख्या 2 से 8 के बीच है या 2 से 8 तक है तो हम भागा देंगे किससे, 2 से, ठीक है। अगर भागफल का योगफल अब उससे अधिक अगर है तो 8 से भागा देंगे। अगर ठीक है आपको भागफल का योगफल अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडेशन, आकार क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है बच्चे। अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा और आकार होगा त्रिकोणीय समतलीय। अगर 4 होता है तो आपको क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा चतुष्कोणीय, बच्चे आकृति हो जाएगा, ठीक है, आप आकृति होगा चतुष्कोणीय, हाइब्रिडेशन होगा sp3। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेकेलाइट द्वारा निर्मित बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा कराया जाता है। बच्चे बेकेलाइट मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि यह जो है संघनन बहुलक है, एकदम याद रखिए बेकेलाइट यह संघनन कंडेंस्ड पॉलीमर है, संघनन बहुलक होता है, संघनन बहुलक होता है। और कैसे बनेगा बच्चे, तो यह बनेगा आपको 2 चीज से, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से इसका निर्माण होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से होता है। देखिए कहां पर है, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से बनता है बच्चे, याद रखिए बेकेलाइट संघनन बहुलक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर संघनन बहुलक क्या होता है, तो जब बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है तो वहां पर यदि किसी सूक्ष्म पदार्थ का उत्सर्जन करेगा, जैसे जल का, जैसे अमोनिया का, जैसे ठीक है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड का, किसी भी पदार्थ का उत्सर्जन करके आपको यौगिक का निर्माण होता है और आपको बहुलक जो है ठीक एकलक की इकाई ना होकर के ठीक है आपको कंडेंस्ड होता है बच्चे, तो ऐसे बहुलक को हम संघनन बहुलक कहते हैं। और ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि संघनन बहुलक जो है बच्चे ठीक है आपको बेकेलाइट है, और बेकेलाइट का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो अब बर्तन के हत्थे बनाने में, ठीक है आपको रेडियो टेलीविजन इत्यादि के कैबिनेट के निर्माण में, आपको इलेक्ट्रिक स्विच के निर्माण में, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा इनमें कौन ठीक है आहार संतुलित ठीक है ना होने के कारण होने वाला रोग है बच्चे। यहां देखिए हीनता जन्य रोग कहलाता है, हीनता जन्य रोग। मुंह का कैंसर ओन्कोजीन के कारण होता है, मुंह का कैंसर ओन्कोजीन के कारण होता है। पायरिया बच्चे एंटोमीबा जिंजिविलिस के कारण होता है, एंटोमीबा जिंजिविलिस के कारण, एंटोमीबा ठीक है मोबा जिंजीविलिस के कारण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। दम्मा आपको पता है कि आपको अस्थमा जो होता है क्या होगा, तो यह फेफड़े से संबंधित रोग होता है बच्चे, आपका ठीक फेफड़े में सूजन वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोपीन में कितने सिग्मा और पाए बंद होंगे। प्रोपीन भाई ठीक है एल्केन और एल्काइन, ये 3 चीज होता है, एल्काइन होता है बच्चे। और यहां कह रहा है क्या, प्रोपीन कह रहा है, यानी CnH2n फार्मूला का यूज किया गया है बच्चे, ठीक है। आपको पहला अगर होगा कार्बन 1 होगा तो मिथ बोलेंगे, ठीक है, कार्बन 2 होगा तो इथ बोलेंगे, और कार्बन 3 होगा तो प्रोप बोलेंगे। तो यहां 3 पुट कीजिए, C3H6 हो गया ना। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, कम से कम एक डबल बॉन्ड तो पक्का है कि होगा ही होगा। अब देख ले बेटा, यहां देखते हैं 2 1 3 1 4 करना पड़ेगा, ठीक है, 2 1 3 1 4 यहां भी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। या अब देख लीजिए भाई जी 3 ठीक है और 3 6 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है प्रोपीन का फल स्ट्रक्चर हमने बना लिया, हमारा काम हो गया। सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 और पाई हो गया ना, सिग्मा। अब देखिए बेटा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 सिग्मा हो गया, 8 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया। देखिए कहा है 8 सिग्मा 1 पाई, 8 सिग्मा 1 पाई, आंसर हो जाएगा कौन सा, C नंबर होगा। देख ले बेटा कैसे बनता है सवालवा, ठीक है। चल आगे बढ़ते बेटा। निम्न में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अरे बाबा क्या हुआ, ठीक है, ब्रूनर ग्रंथि, ब्रिशन। याद रखिए बच्चे, आपको पता होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सेक्रेशन करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का सेक्रेशन करता है। यहां ब्रूनर ग्रंथि जो है, ब्रूनर ग्रंथि आपको अंतःस्रावी ग्रंथि
नहीं है। ब्रूनर ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। वृषण से क्या निकलता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन निकलेगा। पैराथायराइड से, ठीक है, आपको क्या निकलेगा? तो ठीक है, पैराथॉर्मोन निकलता है अंडाशय। बच्चे ये भी क्या होता है? आपको ओवरी, ओवरी भी प्रमुख ग्रंथि है बच्चे, प्रमुख ग्रंथि है, ध्यान में रखिएगा। जबकि भ्रूणर ग्रंथि आपको, ठीक है, आपको नहीं है। क्या ग्रंथि? बच्चे भ्रूणर ग्रंथि कहां पर पाया जाता है? ये ध्यान में रखिएगा कि यह आपको अमाशय में पाया जाएगा। यहीं से आपको क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। बच्चे कैसे? बच्चे यहां से एक व्यक्ति है, खड़ा है, ये दीवार के पीछे से बोल रहा है हेलो। तो ध्वनि आपको क्या हुआ कि अवरोध के किनारे से मुड़कर गया। विवर्तन तो पक्का होगा और मम्मी है, पापा है, क्या है, नहीं है, वो किसके द्वारा? तो गुणता द्वारा पता लगाते हैं। किसके द्वारा? गुणता द्वारा पता लगेगा। तो बच्चे गुणता मतलब क्वालिटी, किसी व्यक्ति की आवाज से व्यक्ति की पहचान कर लेना, किसी, ठीक है, गायक के गाने से गायक की पहचान कर लेना, क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाएगा बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, विवर्तन और गुणता द्वारा वो पहचान कर लेगा। पहली बात विवर्तन होगा, दूसरा गुणता होगा, ध्यान में रखिएगा। चले, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? अरे अरे, बड़ा जबरदस्त है बच्चे। ग्रेनाइट नहीं तैरेगा। लावा कांच, ठीक है, ओबिसिडियन बच्चे, लावा कांच, ओबिसिडियन, ये भी नहीं तैरेगा। स्लेट, स्लेट तैरेगा नहीं। बच्चे आप कभी झावा पत्थर देखे होंगे, इसको प्यूमिस कहते हैं। और बच्चे ये इसमें हवा भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ था? हवा भरा हुआ रहता है बच्चे, ठीक, हवा भरा हुआ रहता है। और ये आराम से तैरेगा चट्टान में बच्चे, क्योंकि यह हवा की वजह से यह इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण यह तैरता है। चलिए, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। आवेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, वेग सदिश राशि, यंग का मापांक क्या हो गया? अदिश राशि। देखिए एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, फंसेगा ही फंसेगा बच्चे। यहां देखिए, आपको पता है यंग का मापांक क्या होता है? तो यंग का मापांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। याद रखना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का अनुपात होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति का अनुपात होता है बच्चे। यह अनुपात भौतिक राशि है। और यह कौन सी है? तो बच्चे अदिश राशि है। याद रखिए, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, ऐसे भौतिक राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? तो आसान क्वेश्चन है बच्चे। पेरिकार्डियम आपको पता होगा, हृदय है ना, हृदय, हृदय जो है आपको पता है, हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के हृदय की बात कीजिए तो 4 चैम्बर होता है। ये मान लीजिए हृदय है ना, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऑरिकल, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल बोलते हैं बच्चे। ये देखिए, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, ये हो गया हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया आपको? राइट ऑरिकल, और क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल हो गया बच्चे। ये देखिए, और ये जिस आवरण में बंद होता है उसको बोलते हैं क्या? तो पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। एकदम याद रखना बच्चे, पेरिकार्डियम कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और उसके बीच एक द्रव भरा रहता है जो, ठीक है, जो पेरिकार्डियल द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल द्रव कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। याद रखना, साइनस द्रव आपको मस्तिष्क में, प्लमनरी द्रव तो प्लमनरी धमनी में पाया जाएगा, लसिका द्रव आपको अस्थि मज्जा वगैरह में पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? बच्चे हम ये देखिए, संतुलित होने के लिए आपको 2 कंडीशन देखना पड़ेगा। अभिकारकों के साइड का कुल परमाणु, टोटल एटम्स, ठीक है, प्रतिफलों के साइड का कुल परमाणु के क्या होगा? आपको बराबर होनी चाहिए, टोटल एटम्स के बराबर। यहां देखिए, यहां 2 1 3 3 है इधर, ठीक है, भी आपको 2 1 3 है ना, ठीक है, ठीक है, इधर देखिए, ठीक है, आपको 3 है। तो आप ये मत समझिएगा कि बैलेंस है बच्चे, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या इधर तो 2 ही है ना, Mg+O 2 ही है बच्चे, तो ये बैलेंस नहीं होगा। चलिए फिर इधर देखिए, H2+O2, ये 2 2 4 है, इधर 3 ही है, नहीं होगा बैलेंस। इधर देखिए 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 हो गया। इधर देखिए 1 2 3 और 2 5 हो गया बच्चे, ये बैलेंस नहीं होगा। अब इधर देखिए 2 और इधर क्या हुआ? 2 4 हो गया। इधर देखिए तो 2 दूनी 4 बच्चे, बैलेंस्ड है, यानी आंसर हो गया डी नंबर। क्या करना है? क्या किया मैंने आपको? अभिकारकों के साइड का कुल परमाणु, ठीक है, आपको प्रतिफलों के कुल साइड के कुल परमाणु के बराबर अगर हो जाए तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए, एक विलियन ए का पीएच मान 6, विलियन बी का पीएच मान 8
और विलयन सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन से हाइड्रोजन आयन की, बच्चे आपको पता होगा कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बार क्या बच्चे H+ आयन कंसंट्रेशन। ये मैं बार बार बताता रहता हूं, जिसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण अधिक होगा उसका पीएच मान कम होगा। सबसे कम पीएच मान किसका है, तो यहां देखिए 2 का है, यानी सी का है, सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा बेटा, सी नंबर होगा। एकदम ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, ठीक है बच्चे, आपको विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा ज्ञात करने में, तो विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बच्चे मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि सूक्ष्म धारा का पता लगाने के लिए, जैसे 10⁻⁶ एम्पियर धारा है, इसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो गैल्वेनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहां देखिए, डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद होता है, नहीं पता मुझे। यहां देखिए स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, पोटेशियम परमाणु संख्या कितना, 19। बच्चे ये क्षार धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु है, और मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु दोनों है बच्चे। स्कैंडियम तो चला गया डी ब्लॉक एलिमेंट से बच्चे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे काम भाई, ठीक है। तो आपको पता है पोटेशियम जो है कह रहा है चौथे आवर्त और दूसरे समूह, तो बच्चे सबसे पहले तो चौथे आवर्त का तत्व पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहां देखिए चौथा आवर्त, तो पहले आवर्त में, ठीक है, आपको पता है पहले आवर्त में क्या होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरे तरफ हीलियम होगा। दूसरे आवर्त में बच्चे, ठीक है, दूसरे आवर्त में क्या होगा, तो एक तरफ लिथियम होगा और यहां होगा नियोन होगा। ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। तीसरे आवर्त में क्या होगा, सोडियम से शुरू होगा और ऑर्गन पर जाके खत्म हो जाएगा। चौथे आवर्त में, अभी ये चौथा आवर्त आ गया, चौथा आवर्त में पहला क्या होगा, तो बच्चे पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो पोटेशियम चौथे आवर्त का पहला तत्व, कैल्शियम चौथे आवर्त का, ठीक है, आपको द्वितीय वर्ग का तत्व हो गया, यानी आंसर हो जाएगा कैल्शियम। बेटा देख लीजिए कैसे मैंने कहा है, ठीक है, आपको किसी भी आवर्त का पहला तत्व जो है वह क्षार धातु होता है और अंतिम तत्व अक्रिय गैस होता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होती है, तो बच्चे ध्वनि तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति न्यू बराबर होता है क्या, 1 आवर्त काल होता है, और ये पर सेकेंड होता है, इसी को बोलते बेटा हर्ज। हर्ज है, हो हर्ज है, ठीक है। देखिए हट हट कर दिया है, हट कर दिया है, तो हट या हर्ज, हट या हर्ज, ठीक है। तो हमको लगता है यही आपको करेक्शन करने में गड़बड़ हो गया है, तो हर्ज, हर्ज होगा, ये हर्ज होगा बच्चे। आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखिएगा बेटा। चलिए आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के डैश समूह द्वारा अलग होता है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आपको पता है, ये देखिए ये CH4 है ना, सजातीय श्रेणी ले रहे हैं, C2H6 ले रहे हैं, फिर देखिए C3H8 ले रहे हैं, तो ये आपस में CH2 से, ठीक है, क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये CH2 से दोनों में अंतर पाया जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, मिथिलीन। क्या बोलते हैं, मेथिलीन कहते हैं, मिथाइल नहीं बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, मेथिलीन कहते हैं, मेथिलीन कहते हैं, मेथिलीन से दोनों के बीच अंतर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, बच्चे जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान घटेगा, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है कि महत्तम ऊंचाई पर वस्तु में केवल पोटेंशियल एनर्जी होता है, और जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्षेत्रफल ए प्रतिरोधक की लंबाई L, कोई बात नहीं है, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए R बराबर क्या होता है, रो L/A, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है कि R1 बराबर क्या हुआ, रो तो रो ही होगा, L का वैल्यू L/2 हो गया, और A का वैल्यू क्या हुआ, 2a। चलिए कोई बात नहीं है बच्चे, इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 1/4 हो गया, रो L/A, रो L बटा क्या हुआ, A हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं,
R बोलते हैं, यानी R/4 हो गया, यानी प्रतिरोध क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो बच्चे ये लाजवाब प्रश्न है, यकीन मानिए कि इतने अच्छे तरीके से, ठीक है, जो क्वेश्चंस को समावेश किया गया है उसके लिए रुक्मिणी प्रकाशन और, ठीक है, सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। बच्चे लाजवाब प्रश्न है और ये आपको इसी प्रकार के प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछे गए थे बच्चे, एकदम, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एग्जाम क्वेश्चंस के आधार पर ये सेट बनाया गया है। यकीन मानिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए ऐसा नहीं है कि, ठीक है, आपको जनरलाइज प्रश्न दिया जाता है बच्चे एग्जाम में, एकदम लीक से हट करके प्रश्न होता है, और जहां पर कंसेप्ट चाहिए, अगर कंसेप्ट आपका नहीं अच्छा है तो आप प्रश्न नहीं बना सकते हैं बच्चे। यकीन मानिए, सभी लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, लगातार जुड़िए आप लोग। और ठीक है, पहला सेट ही है, अभी 11 और सेट, तबातोड़ सेट बचा हुआ बच्चे, लाजवाब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।